सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का साइंस 1 सब्जेक्ट व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो साइंस 1 सब्जेक्ट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में ग्रेविटेशन, तो उसी तरह से हमारे दिमाग में और एक नाम आता है एक साइंटिस्ट का व्हिच इज वेरी फेमस साइंटिस्ट दैट इज सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, है ना। सो और उसी के साथ उनकी एक बहुत फेमस सी स्टोरी है रिगार्डिंग दिस ग्रेविटेशन। तो वो स्टोरी को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हुआ था कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे। एप्पल का ट्री का बाग था, बगीचा था, वहां पे सर आइजैक न्यूटन बैठे थे ना। मान लो ये एप्पल का ट्री है और यहाँ पे नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठे हैं ना। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली ये हुआ था कि भाई वो जो एप्पल है, एप्पल टूट के नीचे गिर गया है। तो सर आइजैक न्यूटन नीचे बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे आया तो एग्जैक्टली ये नीचे ही क्यों गिरा है ना। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, या फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं चला गया, या फिर ये एक इंक्लाइंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों नहीं आया, एग्जैक्टली नीचे की तरफ ही क्यों आया है ना। सो ये उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया और उन्होंने सोचा इसके ऊपर, है ना। फिर वो यहाँ पे ही नहीं रुके, फिर उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों आता है क्या, और दूसरी भी चीजें जो भी ऊपर हम लोग फेंकते हैं, ऊपर से कोई भी चीज आती है वो एग्जैक्टली नीचे ही क्यों आती है, इसके बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने सोचा कि अर्थ तो स्फेरिकल शेप का होता है ना। अर्थ तो स्फेरिकल शेप का होता है। मैं यहाँ पे इंग्लैंड में बैठा हूँ, अगर मैं कोई और प्लेस पे रहता, अगर मैं सपोज मान लो हमारे सर आइजैक न्यूटन यहाँ पे बैठे हुए रहते और एप्पल यहाँ पे होता, तो क्या ये एप्पल एग्जैक्टली नीचे के साइड में जाता, ऐसे नीचे के साइड में जाता तो वो अर्थ पे आता क्या? नहीं आता, है ना। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर एप्पल का ट्री यहाँ पे होता और सर आइजैक न्यूटन यहाँ पे बैठे होते, तब भी एप्पल इधर ही गिरता, मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता, या फिर वो एग्जैक्टली इसके नीचे होते, अदर साइड में होते, यहाँ पे कोई एप्पल का ट्री होता, तब भी एप्पल जो होता वो अर्थ के सरफेस की तरफ ही गिरता, है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं गिरता, ये अर्थ के सरफेस की तरफ ही गिरता, है ना। तो ये सारी चीजें सोचने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई जो भी एप्पल है वो एप्पल किधर गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है अर्थ की सेंटर की तरफ, है ना। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि अर्थ के सेंटर में कुछ फोर्स है ना, कोई एक फोर्स है अर्थ के सेंटर में जो क्या कर रहा है, जो सारे एप्पल्स है या फिर एप्पल बोलो या सारी जो भी चीजें अर्थ की सरफेस पे, उनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो अर्थ के सेंटर में एक ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है, सारी चीजों को, जो अर्थ के सरफेस पे सारी चीजें है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किधर कर रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए पूरे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे किधर भी एप्पल का ट्री होता है और वहां पे अगर सर आइजैक न्यूटन बैठे होते, तब भी वो एप्पल अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब अर्थ के सरफेस के तरफ ही गिरता, है ना। अर्थ के सरफेस से दूर नहीं जाता या हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करता है, कोई इंक्लाइंड एंगल पे मूव नहीं करता। क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स किधर आ रहा है, फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है, इसलिए अर्थ के सेंटर की तरफ ही वो चीज गिरेगी, है ना। और जो कि फोर्स, वो कौन सा फोर्स था? वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। आगे चल के सर आइजैक न्यूटन ने इसको कंक्लूड किया, उसके ऊपर उन्होंने लॉ भी बनाया, है ना। सो अब तो यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन को समझ में आया कि अर्थ के सरफेस पे जितनी सारी चीजें, सिर्फ एप्पल नहीं और कोई भी चीज रहेगी, तो सारी चीजों के ऊपर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स अप्लाई होता है जो अर्थ के सेंटर से आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसकी वजह से सारी ये जो चीजें हैं वो अर्थ के ऊपर ही आती है। जैसे कि हम भी जंप करेंगे तो जंप करने के बाद भी हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही आते हैं वापस, है ना। कोई चीज आप ऊपर फेंकोगे तो वो वापस अर्थ के सरफेस पे ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के ऊपर, जो भी अर्थ के सरफेस पे जितनी सारी चीजें हैं, सबके ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय दी अर्थ सेंटर, है ना। अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर से, है ना, और अर्थ के सेंटर की तरफ, इसलिए सारी चीजें वापस अर्थ के सरफेस पे ही आ जाती है ना। ये किसने कंक्लूड किया? ये सर आइजैक न्यूटन ने कंक्लूड किया, है ना। अब उसके बाद वो सोचने लगे कि भाई ये तो हो गया अर्थ के सरफेस पे जो चीजें उनके लिए। अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पे, ज्यादा हाइट पे है, सपोज मान लो कि हमारा मून है, जैसे कि मून का डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा है और अदर प्लैनेट्स है, सन है, तो क्या ये फोर्स उन चीजों पे भी अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है? हाँ। तो फिर कुछ रिसर्च के बाद उन्होंने कंक्लूड किया
कि जो हमारा मून है, मून के ऊपर भी अर्थ से कुछ ना कुछ फोर्स लगता है ना, इसीलिए मून अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमता है, एक ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है ना। और अदर जो प्लैनेट्स है जैसे कि सन है और अदर प्लैनेट्स है, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, इसको जाके आगे उन्होंने एलॉबरेट किया है ना। सो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन सर की स्टोरी। तो यहां तक समझ में आया? तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। सपोज मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, वो सर्कुलर मोशन में है। सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट है, वो ये इधर से इधर मूव कर रहा है और ये इसका पाथ है ना, तो ये सर्कुलर पाथ में, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में है ना। सो अब और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में है, एक सर्कुलर मोशन में है, तो अभी उसका जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन का एक सर्कल का एक सेंटर रहेगा, एक सर्कुलर पाथ का एक सेंटर रहेगा ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई होंगे है ना। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जो क्या रहेगा, जो टुवर्ड द सेंटर रहेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रहेगा। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रहेगा। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। अभी सेंट्रीपिटल ये जो वर्ड है, सेंट्रीपिटल वर्ड, इसका मीनिंग ही ये होता है कि टुवर्ड द सेंटर, सेंटर सीकिंग है ना। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, टुवर्ड द सेंटर है ना। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ रहेगा है ना। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे है ना। अब ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, बचपन में हम लोग सब लोग करते हैं, मतलब स्कूल वगैरह में एक पोल होता है ना, कोई भी पोल रहेगा जिसके ऊपर हम लोग झंडा लगाते हैं ना, तो उस पोल को हम लोग ऐसे हाथ से पकड़ के हाथ से हम लोग उसको गोल 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 घूमते हैं है ना। तो जब आप गोल गोल घूमोगे तो जितना फास्ट आप गोल घूमोगे तो आपको उतना ज्यादा ताकत लगा के उसका ज्यादा टाइटली उस पोल को होल्ड करना पड़ता है। आप पोल को होल्ड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, आपके हाथ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द पोल को होल्ड करके रखना पड़ता है। उसके लिए आपके हाथ के ऊपर टेंशन आएगा, आपका हाथ दुखेगा, आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। जब आप रोटेट करोगे है ना, जितना फास्ट रोटेट करोगे उतना ज्यादा फोर्स आपके हाथ पे लगेगा है ना। तो वही फोर्स क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। और सेम वे अवे फ्रॉम द सेंटर भी फोर्स लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो अभी हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में नहीं सीखना है, जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में सीखेंगे है ना। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है मतलब वो सर्कुलर मोशन में है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, क्लियर है यहां तक? देखो ये तो बात हो गई छोटी चीजों की। अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें, जो हमारा मून है, हम लोग को सबको पता है कि मून इज रोटेटिंग अराउंड आवर अर्थ है ना, अर्थ के आसपास गोल गोल घूमता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा मून घूमता है। सो मून भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब मून भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मून के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है जो टुवर्ड्स द सेंटर, उसका सेंटर क्या रहेगा, अर्थ रहेगा ना, तो उसका सेंटर क्या रहेगा, अर्थ रहेगा। अर्थ यहाँ पे और ये मून हमारा ऐसे घूम रहा है ना, तो मून हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और सेंटर पे हमारा अर्थ है, अर्थ के सेंटर से ऐसे गोल गोल घूमता है, ये हमारा मून है ना, और ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ के सराउंडिंग में हमारा मून घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो तब मून के ऊपर भी, मून सर्कुलर मोशन में क्यों है, बिकॉज मून के ऊपर भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है टुवर्ड द सेंटर। जो फोर्स है, जिस फोर्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो क्या कर रहा है, मून को अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए मून क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में यहाँ पे घूम रहा है, अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे मून घूम रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है वही क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं है ना।
So moon is performing a circular motion around the earth. Circular orbit में moon घूमता है earth के around. क्यों? Because of the centripetal force acting by the earth on the moon, that is nothing but the gravitational force. अब सिमिलरली जो हमारा सन है, सन के अराउंड भी सारे प्लैनेट्स रोटेट करते, रिवॉल्व करते, सन के गोल गोल घूमते हैं सारे प्लैनेट्स हमारे, इंक्लूडिंग आवर अर्थ भी है ना, तो सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। तो इसका मतलब सन भी क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स सन का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है सारे प्लैनेट्स पे, इसके लिए सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते हैं, है ना। ओके, यहां तक समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज केप्लर्स लॉ, है ना। So there is one another famous scientist that is Johannes Kepler, जिन्होंने 3 लॉज दिए हमारे, जिसको हम लोग बोलते हैं केप्लर्स लॉज। इनके 3 लॉज है रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड जितने भी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं उनके रिगार्डिंग इन्होंने 3 लॉज बनाए, जिसको हम लोग केप्लर्स 3 लॉज बोलते हैं। वो 3 लॉज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो अब सब में पहले केप्लर्स लॉ को समझने से पहले एक पॉइंट हम लोग को समझना जरूरी है, दैट इज इलिप्स, है ना। So, इलिप्स क्या होता है, इलिप्टिकल शेप क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे, है ना। क्योंकि केप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके समझने के लिए इलिप्स क्या होता है, इलिप्टिकल शेप क्या होता है, वो हम लोग को समझना यहाँ पे जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले कोन क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए। देखो ये कोन शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कोन है ना। कोन के शेप से हम लोग ऑलरेडी अवेयर है, हम लोग को पता है जोकर का टोपी होता है, आइसक्रीम का कोन है ना, मेहंदी का कोन है, ये सारे कोन शेप ही होते हैं। तो अब यहाँ पे सॉलिड कोन आपको दिख रहा है, आपके सामने है ना। तो अब ये सॉलिड कोन है। अभी कोई भी कोन को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे ऐसे ना। अब ये कोन के ये जो 2 होते हैं, ये 2 साइड्स को क्या बोलते हैं, इसको इन दोनों को इसके जनरेटर्स बोलते हैं। ये होता है इसका अपेक्स और ये होता है नीचे वाला इसका बेस होता है ना, इसका बेस सर्कुलर होता है। ओके, तो ये होता है इसका बेस, ये 2 जो साइड से इसको बोलेंगे हम लोग इसके जनरेटर्स, और ये होता है इसका अपेक्स, है ना। अगर हम लोग कोन को इस तरह से काटेंगे कि इसके दोनों जनरेटर्स कट होने चाहिए, ऐसे समझो ना। ये मेरा हाथ है ना, इस तरह से हम लोगों ने कोन को ऐसे काट दिया, इसको काट दिया और ऊपर का पार्ट हम लोगों ने रिमूव कर दिया, है ना। अब हम लोग उसको ऊपर से देख रहे हैं जो कटे हुए पोर्शन को, तो जो हम लोग को शेप दिखेगा उसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, एग्जैक्टली, है ना। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास कोन है, यहाँ पे हमारे पास ये कोन है, और हम लोगों ने क्या किया, इस कोन को इस तरह से कट कर दिया। अब इस तरह से इसको कट करके हम लोगों ने क्या किया, इसका अपर जो पार्ट है, जो कट पोर्शन है, इसको निकाल दिया। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को ऐसे दिखेगा, जो शेप दिखेगा, तो ये जो शेप रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। ये वाला ये होता है इलिप्टिकल शेप। तो इलिप्टिकल शेप जनरली ऐसा रहेगा, हम लोग एग्जैक्टली उसको देखेंगे तो इस तरह से हम लोग को दिखेगा, ये इलिप्टिकल शेप होता है। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग इलिप्स, है ना, ये होता है इलिप्स। अब इलिप्स में 2 एक्सिस होते हैं, ये होती है मेजर एक्सिस और ये होती है माइनर एक्सिस, है ना। और यहाँ पे 2 फोकाई होते हैं, फोकल पॉइंट्स 2 होते हैं, एक रहेगा सपोज यहाँ पे और एक रहेगा सपोज यहाँ पे, है ना। अब इसका जो हाफ डिस्टेंस होता है इसका 1/3 पे जनरली होता है फोकस पॉइंट, और इधर भी हाफ डिस्टेंस के 1/3 पे होता है ना। तो मान लो ये है हमारा फोकाई 1, इसको F1 नाम देंगे, और ये है फोकाई 2, इसको F2 नाम देंगे ना। और ये जो शेप है ये क्या है, इलिप्टिकल शेप है, इसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। ओके, ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं केप्लर्स के फर्स्ट लॉ की तरफ। देखो केप्लर्स के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, है ना। मतलब जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग आवर अर्थ, है ना, जो वो सन के अराउंड जो घूमते हैं तो वो एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं क्या, नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते। कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट घूमेंगे इंक्लूडिंग आवर अर्थ अराउंड द सन, ना। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे और सन का जो पोजीशन रहेगा, अब यहाँ पे जो सन का पोजीशन रहेगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं रहेगा। सन यहाँ पे रहेगा क्या, नहीं, सन यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर सन का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, वन ऑफ द फोकाई मे बी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। कोई भी एक फोकाई, जो इलिप्स का जो फोकाई रहेगा वहां पे सन का पोजीशन रहेगा, और जो प्लैनेट्स रहेंगे वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे ना। सपोज मान लो हमारा सन है यहाँ पे, ये हमारा सन है, तो जो ऑर्बिट्स रहेगा वो ऑर्बिट ऐसे घूमेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ना, ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमते घूमते पूरा सर्कल कंप्लीट, सर्कल ने इलिप्स पूरा कंप्लीट करेगा, पूरा एक अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। ओके, तो ये है केप्लर्स का फर्स्ट लॉ। केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में क्या बोला है कि भाई जो भी जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, अपने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स
क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। अब सन के अराउंड घूमते हैं तो वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं, उनका जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप होता है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स with the sun at one of its foci। ये जो इलिप्स है, इलिप्स के कोई भी एक फोकाई पे पोजीशन रहेगी सन की, तो जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल शेप में ऐसे घूमेंगे, है ना। ये क्या है हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ। ओके, तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ समझ में आया। सिंपल सा है कि भाई सन का जो पोजीशन रहेगा वो वन ऑफ द फोकाई पे रहेगा, और सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, उनका ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है, इलिप्स होता है। ओके, तो अब देखते हैं केपलर्स का सेकंड लॉ। तो केपलर्स का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसके सेकंड लॉ को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लैनेट है, ये है पोजीशन ऑफ सन, ये है हमारा सन, और हमारा जो प्लैनेट है, अभी प्लैनेट हमारा सपोज मान लो यहाँ पे, अभी ये हमारा प्लैनेट यहाँ पे पॉइंट ए है। अब 2 मंथ्स के बाद मान लेते हैं कि 2 महीने के बाद हमारा प्लैनेट पहुंच गया यहाँ पे बी पॉइंट पे। सो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। तो प्लैनेट के सेंटर से सन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो एरिया इसमें 2 मंथ में कितना पीरियड, 2 मंथ्स के पीरियड में इस प्लैनेट से जितना एरिया स्वीप किया, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, देखो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स, जितना भी एरिया स्वीप किया 2 महीने के अंदर, वही सेम एरिया वो स्वीप करेगा कोई भी अदर 2 पॉइंट पे। अब मान लो कि कुछ ही टाइम पीरियड के बाद हमारा जो प्लैनेट है वो आ गया यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट है सी। अब यहाँ से वापस 2 महीने के बाद वो प्लैनेट हमारा पहुंचा यहाँ पे पॉइंट डी पे, है ना। यहाँ पे था सी पे, 2 महीने के बाद पहुंचा डी पे, पहले यहाँ पे था ए पे, 2 महीने के बाद पहुंचा बी पे। ओके, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, सन से इस पॉइंट सी को और पॉइंट डी को भी क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, इस पॉइंट को भी ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को ये प्रूव करना है कि केपलर सेकंड लॉ को प्रूव करना है। मतलब जो भी लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये भी कितना टाइम पीरियड है, ये भी 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है हमारे प्लैनेट के लिए। 2 महीने में प्लैनेट सी से डी पे आया, यहाँ पे 2 महीने प्लैनेट ए से बी पे आया, है ना। तो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ए से बी पे गया हो, तो यहाँ पे ए से बी को अगर हम लोग सन से जोड़ेंगे तो जो एरिया स्वीप हो रहा है वही सेम एरिया स्वीप होगा अगर प्लैनेट सी से डी पे जाता है। 2 महीने में प्लैनेट कहां पे पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा, तो इनके सेंटर को अगर हम लोग सन से ज्वाइन करेंगे, मतलब ये वाला जो एरिया है, एरिया डी एस सी और एरिया ए एस बी, ये दोनों एरिया कैसे है, सेम है। ये कौन बोलता है, केपलर का सेकंड लॉ बोलता है ना। तो मतलब देखो हमारा जो प्लैनेट है ए से बी गया 2 महीने में, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग सन से जोड़ेंगे तो जो भी एरिया हम लोग को मिलेगा वही सेम एरिया सी से डी भी वो कहां पे गया, 2 महीने में सी से डी पे पहुंचा, तो इन दोनों को भी अगर हम सन से जोड़ेंगे तो ये एरिया और ये एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या बोलता है हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ बोलता है, केपलर सेकंड लॉ बोलता है। ओके, समझ में आया केपलर सेकंड लॉ क्या है, कि ये एरिया और ये एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे भी 2 मंथ है तो यहाँ पे भी 2 मंथ का पीरियड होना चाहिए, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोला उसने। तो इंटरवल ऑफ टाइम कैसा चाहिए, इक्वल चाहिए। ओके, समझ में आया केपलर का सेकंड लॉ क्या है। अभी यहाँ पे और एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि भाई जो हमारा प्लैनेट है वो ए से बी 2 महीने में ए से बी पहुंचा, ए से बी का डिस्टेंस तो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, और सेम वे 2 महीने में वही सेम प्लैनेट हमारा सी से डी पहुंच रहा है, लेकिन सी से डी का डिस्टेंस तो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है हम लोग का। भाई टाइम पीरियड सेम है तो डिस्टेंस भी यहाँ पे भी ज्यादा डिस्टेंस में ट्रैवल करना चाहिए था। जितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए था, यहाँ पे तो डिस्टेंस कम दिख रहा है, बल्कि टाइम पीरियड तो सेम है। ऐसा क्यों, है ना। तो इसका आंसर एकदम इजी है कि भाई जो हमारा सन का पोजीशन है वो वन ऑफ द फोका है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, कम है। यहाँ पे प्लैनेट सन से नजदीक है, प्लैनेट सन से नजदीक रहेंगे तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट के ऊपर जो आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन, वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट पे ज्यादा है बाय द सन, इसलिए प्लैनेट का जो स्पीड है वो भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पे प्लैनेट का स्पीड कैसा रहेगा, हाई स्पीड पे रहेगा। प्लैनेट ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक प्लैनेट ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि सन से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कैसा है, कम है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए प्लैनेट फास्ट ट्रैवल करेगा यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड कैसी रहेगी, लो रहेगी, है ना, मिनिमम स्पीड से ट्रैवल करेगा, इसीलिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, इसलिए A to B डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, है ना, और यहाँ पे स्पीड बहुत कम है, इसके लिए C to D जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कैसा रहेगा, कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। समझ में आया, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा क्यों है, यहाँ पे डिस्टेंस कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट का सन से डिस्टेंस कम है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसके लिए प्लैनेट की स्पीड ज्यादा है, फास्ट में मूव करेगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 महीने में, है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस सन से प्लैनेट का ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है इसके लिए प्लैनेट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए यहां से यहां पे 2 महीने में सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, है ना, तो इसीलिए जो वो एरिया शिफ्ट करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में हर पॉइंट पे वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। ओके, समझ में आया केपलर्स का सेकंड लॉ। अभी केपलर्स का थर्ड लॉ देखते हैं। देखो केपलर्स का थर्ड लॉ समझने से पहले हम लोग 2 चीजें हम लोग को समझना है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट क्या होता है कि भाई कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहा है, मतलब सन के सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अपने सन के अराउंड ही घूमेंगे ना, तो सन के अराउंड जो भी प्लैनेट घूम रहा है तो उसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए, कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है ना, जैसे कि प्लैनेट ने स्टार्ट किया बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से ऐसे घूम के वापस डी पॉइंट पे आया, सन का पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो सन का पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कोई भी प्लैनेट को जितना टाइम पीरियड लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ दैट प्लैनेट बोलेंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लो हमारा अर्थ है तो हमारे अर्थ को सन का एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 1 साल लगता है, पूरा 1 साल लगता है, 365 डेज लगते हैं ना। सो हम लोग बोलेंगे हमारे अर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो कितना है, 1 ईयर है, कंप्लीट 1 ईयर है, राइट। सो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। और मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन क्या रहेगा, मीन डिस्टेंस मतलब देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना जब प्लैनेट यहाँ पे रहेगा, इस पोजीशन पे रहेगा, तब डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट विल बी मिनिमम, है ना, और जब ये यहाँ पे रहेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस जो सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस इस पोजीशन पे मैक्सिमम है और इस पोजीशन पे मिनिमम है ना, इसलिए अब मीन डिस्टेंस क्या रहेगा, इस डिस्टेंस का एवरेज, है ना, दैट इज मीन डिस्टेंस। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन समझ में आया और मीन डिस्टेंस क्या होता है समझ में आया। अब देखो अब स्टेटमेंट देखते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ। तो केपलर्स के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हो, क्या बोलता है स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, है ना। तो देखो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट हम लोग डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल T से, है ना। तो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट मतलब T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन से प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस, तो मीन डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r लेटर से। तो मीन डिस्टेंस का क्यूब मतलब T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, है ना। T क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, है ना, और r क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, दोनों क्या होते हैं हम लोगों ने समझा, है ना। तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, है ना। अब अगर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकाल के हम लोग को यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को ऐड करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, T स्क्वायर इज इक्वल टू k, k क्या है, कांस्टेंट है, इनटू r3 लिखेंगे, है ना। अब r3 k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस r3 को इधर भेज दो, ये r3 इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर अपॉन r3, ये r3 इधर गया, तो देखो k इज इक्वल टू क्या हो गया, T स्क्वायर बाय r3, या फिर हम लोग बोलते हैं T स्क्वायर बाय r3 का रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं, याद रखना। देखो ये हम लोग को आगे काम में आने वाला है। ओके, समझ में आया केपलर्स का थर्ड लॉ क्या होता है। केपलर्स का थर्ड लॉ सिंपल ऐसे याद रखना है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। T स्क्वायर क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, एंड r क्या है, r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सर ऐसे न्यूटन ने सोचा और उसके बाद क्या किया, केपलर्स के जो तीनों लॉज थे उनको भी बहुत अच्छे से स्टडी किया, और ये सारा करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है
वो किन किन बॉडीज पे अप्लाई होता है, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने क्या बोला कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ये खाली अर्थ तक सीमित नहीं है या फिर खाली सन तक सीमित नहीं है, सारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। क्या बोला कि सारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे सारे यूनिवर्स में, तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, सपोज मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मंगल ग्रह पे कोई एक पर्सन खड़ा है, तो दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। या फिर हमारा कोई एक प्लैनेट है और कोई दूसरा प्लैनेट है, कोई दूसरे सोलर सिस्टम में, कोई दूसरे गैलेक्सी में, तो इन दो प्लैनेट के बीच में भी क्या है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो इन्होंने क्या बताया इन शॉर्ट के न्यूटन ने क्या बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ हमारे अर्थ तक या फिर हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित नहीं है ना। ये कैसा है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये सब में इंपॉर्टेंट देखो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नोट करेंगे एफ से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर रहेगा, जो दो बॉडीज है जिनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वो दो बॉडीज के मासेस है ना, सपोज मान लो दो बॉडीज है, एक का मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। अब ये पूरे यूनिवर्स में किधर भी रहने दो बॉडी है ना, तो इन दो बॉडीज का जो मास m1 m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। m1 m2 का जो प्रोडक्ट रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। और सेम, और क्या बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा the square of the distance between them, the square of the distance between them। तो डिस्टेंस मान लो इन दो बॉडीज का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, r है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r के स्क्वायर है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, है ना। ये किसने बताया, ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, सब में पहला तो क्या बोला कि भाई पूरे यूनिवर्स में किधर भी कोई दो बॉडीज रहेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किन किन चीजों पे डिपेंड है भाई, दो बॉडीज के मास के ऊपर डिपेंड करता है, और किस चीज पे डिपेंड करता है कि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। तो मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर को, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा मास रहेगा, ये दो बॉडीज का मास जितना ज्यादा रहेगा, तो वो जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जब ये क्वांटिटीज बढ़ेगी तो ये भी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब दोनों के मासेस बढ़ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जब भी अगर क्या होगा, रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट अगर बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। सो मतलब डिस्टेंस अगर कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, मास अगर ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, मास अगर कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ओके। अब इन दोनों को स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा, the force of gravitation between any two bodies, any two objects is directly proportional to product of their masses, that is m1 m2, and inversely proportional to square of the distance between them, है ना। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हम लोग को हटाना है, इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो रहेगा कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या आ जाएगा, कैपिटल G m1 m2 upon r square, that is the formula for the to find out the gravitational force between any two object, है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मासेस m1 m2 है तो उनके और जिनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
ओके क्लियर है, समझ में आया क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो और एक चीज क्या है कि भाई हर बार ये बॉडी जो रहेगी ऐसे स्फेरिकल रहेगी क्या? नहीं। अगर कोई आर्बिट्रेरी बॉडी है मतलब जिसका शेप जो रेगुलर नहीं है, रेगुलर शेप में नहीं है, ऐसा कोई शेप है या फिर यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका शेप ऐसा कुछ है ना, तो अब ऐसे शेप के दो बॉडीज रहेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहां से लेंगे, कैसे लेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बॉडीज का मास सेंटर निकालेंगे ना। क्या करेंगे, इनका मास सेंटर निकालेंगे। तो इस बॉडी का मास सेंटर सपोज यहाँ पे है और इस बॉडी का मास सेंटर सपोज यहाँ पे है, तो दो बॉडीज के मास सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, इसका मास सेंटर से इसका मास सेंटर ना। अगर बॉडी स्फेरिकल है तो उनका जो सेंटर रहेगा, मास सेंटर रहेगा, वो दोनों सेम रहेंगे, तो दो मास सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेंगे हम लोग है ना। अगर इरेगुलर है तो उनके मास सेंटर से हम लोग निकालेंगे और मास सेंटर से मास सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग r कंसीडर करेंगे। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो कैपिटल G का वैल्यू होता है, ये जो कैपिटल G का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास कितना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास भी है 1 kg है ना, और दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना है 1 मीटर है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और अब दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू क्या होगा, G। m1 कितना है, m1 है 1 kg और m2 कितना है, m2 भी 1 kg है और r स्क्वायर, r कितना है, रेडियस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखो तो अब देखो 1 into 1 1 होगा, 1 into g क्या होगा, g ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1/g मतलब क्या होता है, कैपिटल G ही हो जाएगा है ना। अगर तो इससे क्या समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो गया है ना। तो मतलब देखो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रहेंगे जिनके मासेस 1 kg है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर रहेगा, तो जो भी उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर रहेगा। किसके बराबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर रहेगा, दैट इज कैपिटल G। ओके समझ में आया यहाँ तक। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसकी जो स्पीड है और उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पूरा घूम रहा है कंटिन्यूअसली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना। देखो सर्कुलर मोशन में होने के लिए सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना पड़ता है, स्पीड कम होने तो ज्यादा होने तो कोई फर्क नहीं, हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन में ही है ना। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कब रहेगा, अगर उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब कितनी भी एक ही रहना, कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बोलेंगे है ना। If an object is performing a circular motion and the speed of the object is constant, then we can say that object is in uniform circular motion. Okay, समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब देखो अब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ा सा क्लिक हुआ रहेगा कि भाई मास तो ठीक है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आया है, तो ये जो स्क्वायर आया है ये स्क्वायर क्यों आया है यहाँ पे, सिर्फ r क्यों नहीं बोला, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो कम होगा, कम होगा तो बढ़ेगा, सिर्फ डिस्टेंस क्यों नहीं बोला, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे सर न्यूटन ने क्यों लिया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ये कहां से आया, ये बाय द केपलर्स लॉ आया, जो केपलर्स का जो थर्ड लॉ है ना, केपलर्स के थर्ड लॉ का यूज किया न्यूटन ने वहां पे, और उन्होंने अपने लॉ को डिराइव किया जहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि r का स्क्वायर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर वहां पे होना चाहिए, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया बाय द केपलर्स लॉ है ना। तो केपलर्स लॉ से न्यूटन को अपने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ की आइडिया कैसे मिली वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जिसका जो रेडियस है वो एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जिसका मास क्या है m है और जिसका रेडियस है r।
है ना। रेडियस क्या है, r है, और मास है m, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ओके, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा जो सेंटर की तरफ रहेगा, टुवर्ड द सेंटर ये सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स F अमाउंट का लग रहा है जो टुवर्ड द सेंटर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना। सो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²r। सो ये mv²r क्या है, इट इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर रहेगा, mv²r के बराबर रहेगा। और m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कौन सा स्पीड जो रहेगा। ओके, समझ में आया यहां तक। अब अगर सपोज यही कंडीशन सन और प्लैनेट की है, मान लो कि यहां पे हमारा एक सन है ना, हमारा क्या है, सन है, और जो हमारा प्लैनेट है वो प्लैनेट क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और मान लो प्लैनेट की जो भी ऑर्बिट होता है वो तो इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि मान लो कि जो प्लैनेट है वो कैसे है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। कैसे ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना। तो अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये जो प्लैनेट पे जो भी फोर्स लगेगा बाय द सन ना टुवर्ड द सन, वो फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, व्हिच इज इक्वल टू हियर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F यहाँ पे अभी क्या बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, इसके लिए दोनों का फार्मूला भी वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में है और इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। जो प्लैनेट है सर्कुलर पाथ में, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो फार्मूला यहाँ पे भी सेम रहेगा। और मान लेते हैं हम लोग कि जो प्लैनेट का मास m है और उसकी वेलोसिटी भी v मीटर पर सेकंड है, मास उसका m है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट है वो भी क्या है, r ही है, मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला सेम मिलेगा, mv²r मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द प्लैनेट है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट का जो जनरल फार्मूला होता है स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है, टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो अभी देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो अभी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि भाई जो हमारा जो प्लैनेट है वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, है ना। अगर ये प्लैनेट ने क्या किया, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब ये देखो पाथ सर्कुलर है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अभी सर्कल का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सर्कल का 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा, सर्कल का पेरीमीटर, है ना। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल मतलब कितना डिस्टेंस, इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, 2 पाई r होता है, हम लोग को पता है फार्मूला, 2 पाई r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। सो 1 रिवॉल्यूशन सर्कल का कंप्लीट किया प्लैनेट ने, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पेरीमीटर के बराबर। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r होता है। सो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ द प्लैनेट, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम क्या होता है, एक प्लैनेट, देखो टाइम क्या होता है, एक प्लैनेट को एक पूरा सन का चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल T से, है ना। तो इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया मतलब उसको कितना टाइम लगा रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लगा रहेगा, है ना। सो वो टाइम पीरियड को हम लोग T से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल T लिख देंगे यहाँ पे। और पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज 2 पाई r, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r बाय t मिला। तो अब स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले फार्मूले में, देखो तो m into v, v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t इनका होल स्क्वायर अपॉन r एज इट इज। ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सबका स्क्वायर कर लो। तो देखो m into 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t है यहाँ, तो t का स्क्वायर भी, t का भी स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय r एज इट इज है। सो अब देखो ये r और यहाँ का एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये r और एक r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ये वाला वैल्यू मिल गया। F इज इक्वल टू क्या मिला, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइंग ऑन द प्लैनेट बाय द सन
उसका वैल्यू मिल रहा है 4m π²r/t²। अब इसको क्या करना है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, r² से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय r² ऑन बोथ दी साइड है ना। तो इसको डिवाइड भी क्या करना है, r² से मल्टीप्लाई भी करना है, r² से डिवाइड भी करना है, दोनों साइड है ना। तो क्या करेंगे, इनटू r² डिवाइडेड बाय r² करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो सिंपल से हमारा ऊपर 4m π² r इंटू r² क्या हो जाएगा, r का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, t² इंटू r² रहेगा, नीचे क्या रहेगा, t² इंटू r² रहेगा। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं मैं, यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो देखो अब f इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग, 4m π² ना, ये r³ को इधर थोड़ा सा अलग लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, देखो r² को पहले लिखो, t² को बाद में लिखेंगे, ये r² को इधर नीचे लिख दो, r² डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, t² है। अब देखो ये r³ बाय t² को देख के आपको कुछ याद आता है, केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या है, केप्लर्स का थर्ड लॉ में वो एक इक्वेशन हम लोग को मिला था, मैंने बोला था इसको याद रखना, आगे काम में आएगा। क्या था, t² बाय r³ इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, बाय केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, t² बाय r³ क्या होता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। t² बाय r³ क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। सो अब अगर 1/k रहेगा, 1/k रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका k का इनवर्स किया तो t² का बाय r³ का भी क्या होगा, r³ बाय t² हो जाएगा, मतलब 1 बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, r³ बाय t² रहेगा। देखो k का इनवर्स किया तो ये इनका भी इनवर्स हो जाएगा, r³ ऊपर गया, t² नीचे आ गया, तो 1/k की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, r³ बाय t² मिली, और यहाँ पे भी क्या है, r³ बाय t² है। सो इस r³ बाय t² की जगह पे हम लोग 1/k लिख सकते हैं, 1/k दैट इज कांस्टेंट। तो देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m into π² डिवाइडेड बाय r², डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये 1/k आएगा, देखो इनटू 1/k इनटू r² करेंगे हम लोग। अब ये k को इधर लिख दो तो देखो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय r² डिवाइडेड बाय r²। सो यहां पे देखो 4π² कांस्टेंट है और ये k भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल टर्म्स कौन से दिख रहे हैं, एक तो मास दिख रहा है ऊपर m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द प्लैनेट, और नीचे क्या आया है, r² आया है, नीचे क्या आया, r² आया इनवर्स में है ना। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स को अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय r² है ना, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। सो यहां से न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने केप्लर्स के थर्ड लॉ को थोड़ा सा प्रॉपर्ली डिराइव किया, और डिराइव करने के बाद उसको समझ में आया कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मासेस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, सिर्फ डिस्टेंस से नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, किससे डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो इस तरह से न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव करते समय केप्लर्स के लॉज की हेल्प ली और उसको डिराइव किया, उसको प्रॉपर्ली अच्छे से डिराइव किया और अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ उसने एस्टैब्लिश किया, उसने बनाया अपना लॉ। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि भाई अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और अर्थ का मास सेंटर उसके सेंटर में है, और सेंटर की तरफ क्या करता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को, जो भी अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट है या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको वो क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो सेंटर की तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स से, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स को अर्थ क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर फेंकेंगे या थ्रो करेंगे तो वो एग्जैक्टली अर्थ के तरफ ही आता है। हम भी खुद ऐसे जंप करेंगे तो हम लोग अर्थ की तरफ ही आके नीचे गिरते हैं, स्पेस जमीन के ऊपर ही आके गिरते हैं, बिकॉज अर्थ के सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रहा है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है। ओके, समझ में आया अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। और देखो अगर हम लोगों ने कोई एक बॉल है हमारे पास या स्टोन है, उसको हम लोगों ने ऐसे ऊपर फेंका, आसमान में ऐसे फेंका, थ्रो किया, बहुत स्पीड से फेंका ऊपर, तो क्या होगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है
जैसे से बॉल ऊपर जा रहा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, डाउनवर्ड पुल उसको नीचे खींच रहा है, अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, और बॉल ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, इस वजह से उसका स्पीड क्या होता है, कम 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 होते जाएगा। जैसे से ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम कम होते जाएगा और एक पॉइंट पे जाके वो रुक सा जाएगा, उसकी स्पीड एकदम जीरो पे होगी ना। उसके बाद क्या होगा, वो नीचे आना स्टार्ट होगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कॉन्स्टेंटली खींच रहा है अपनी तरफ, राइट। तो अब जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि फोर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे वो नीचे आएगा डिस्टेंस कम कम होते जाएगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसलिए उसकी स्पीड भी क्या होगी, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी और नीचे लास्ट में आएगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी। ओके, समझ में आया ये पॉइंट। तो देखो, अब देखो आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया कि भाई मून के ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है और जितने सारे सैटेलाइट्स है जो रिवॉल्व करते हैं, वेदर सैटेलाइट और जितने भी सैटेलाइट्स है जो अर्थ के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं सैटेलाइट्स, उनके ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मून के ऊपर भी लगता है। इसके लिए मून रोटेट करता है, घूमता है, अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है सारे प्लैनेट स्पेस के लिए, सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एप्पल पे या फिर बॉल जो हम लोगों ने फेंका है या दूसरे ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहे हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है तो वो डायरेक्टली आते हैं और अर्थ के ऊपर आके गिर जाते हैं। जैसे एप्पल अर्थ के ऊपर गिर गया, वैसे जो ये मून घूम रहा है मून के ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थ का, फिर मून अर्थ के ऊपर आके क्यों नहीं गिरता? या फिर दूसरे जो सैटेलाइट्स है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, वो भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर वो क्यों नहीं अर्थ के ऊपर आके गिरते? वो ऐसे सराउंडिंग में घूमते ही क्यों रहते, परफेक्ट ऑर्बिट में क्यों घूमते रहते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया रहेगा, है ना? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई वो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो सैटेलाइट्स है और जो हमारा मून है, ये कंटिन्यूअसली मोशन में है, वो कभी स्टॉप नहीं होते, वो घूमते रहते हैं ना। उनकी एक परफेक्ट वेलोसिटी है क्योंकि ऊपर कैसा है, ऊपर स्पेस है, वहां पे उनको एक वेलोसिटी मिल गया है, एक वेलोसिटी मिला है, तो उस एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली घूमते रह रहे, वो रुके नहीं है, कंटिन्यूअसली घूमते। अगर मून रुक जाएगा तो वो डायरेक्टली अर्थ पे आके गिरेगा, है ना, अगर मून रुकेगा तो। लेकिन वो मून रुकने वाला नहीं है, उसको एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से वो घूमते रहता है, अर्थ के सराउंडिंग में घूमते रहता है ना। इसके लिए मून या कोई अदर सैटेलाइट जो कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं वो अर्थ के ऊपर आके नहीं गिरते, या फिर वो अर्थ से दूर भी नहीं जाते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच रहा है ना। और अर्थ के ऊपर आके भी नहीं गिरते क्योंकि वो मोशन में है, वो कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, इसलिए वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और सेम प्रिंसिपल है, सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स है वो भी इसलिए ही घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है, वो रुके नहीं। हमारा अर्थ भी मोशन में और दूसरे प्लैनेट भी मोशन में, कंटिन्यूअसली वो घूम रहे हैं। अगर वो रुक जाए तब वो जाके सन के ऊपर गिर जाएंगे, है ना। सो इसलिए जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और जो मून और जो अदर सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो डायरेक्टली अर्थ पे आके नहीं गिरते हैं। ओके, समझ में आए हैं? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल, जिसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हम लोग को पता है कि अर्थ के सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ क्या करता है, उस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने इसको ऐसे ऊपर फेंका तो ये वापस नीचे ही आएगा, अर्थ की सेंटर की तरफ आ रहा है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सेंटर की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज अर्थ क्या कर रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। तो अपनी तरफ जब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये खींच रहा है तब उस फोर्स के वजह से, देखो उस फोर्स के वजह से इस बॉडी में मोशन आया है। नहीं तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो ये ऑब्जेक्ट आधा इधर ही रहता था ना, स्पेस में जैसा ऑब्जेक्ट जहां है वही रहता है, उसका मोशन नहीं होता। देखो हम लोग को पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब आता है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो अपने वही स्टेट में रहेगा, है ना। वो यहाँ पे तो यहाँ पे ही रहेगा, है ना। जो रेस्ट में बॉडी है वो रेस्ट में ही रहती है, जो बॉडी मोशन में वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो देखो अब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ। किस फोर्स की वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे जब आती है तो डिस्टेंस कम कम होते जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है ना। अब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी तो बढ़ रहा है। चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है बोलेंगे हम लोग, है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है
कोई भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन ये आया है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा है, इसके लिए इसके अंदर वो एक्सेलरेशन अटेन हुआ है, इसके लिए उस बॉडी के अंदर वो एक्सेलरेशन आया है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन आया है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया। और ये नथिंग बट इट इज एक्सेलरेशन, ये क्या एक्सेलरेशन ही है। इसके लिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल जी से, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, समझ में आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब इसको अगर इसका फॉर्मूला हम लोग को पता करना है तो कैसे पता करेंगे। हम लोग को पता है हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अगर अब हम लोग बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट की, भाई ये मार्कर है, ये मार्कर का मास है सपोज मान लो स्मॉल m है, और हम लोग को कौन सा फोर्स खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है ना, तो अर्थ का मास हम लोग मान लेते हैं कैपिटल M, और इस मार्कर का मास मान लेते हैं, ये देखो ये अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M, और मार्कर का मास हम लोग मान लेते हैं स्मॉल m। अर्थ खींच रहे हैं ना, तो पहला बॉडी है ऑब्जेक्ट अर्थ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्कर, ये नीचे जा रहा है ना। तो मार्कर का मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है कैपिटल M, है ना। अब अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के सेंटर से उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। देखो अर्थ बहुत बड़ा है ना, अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ का जो रेडियस है वो भी बहुत बड़ा है, 66,400 किलोमीटर है। देखो नियर अबाउट कितना है, 6000। अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, है ना। और अर्थ के सरफेस पे जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, वो हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, 6400, मतलब नियर अबाउट रेडियस ऑफ द अर्थ ही कंसीडर करेंगे, है ना। क्योंकि अर्थ के सरफेस पे रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना रहेगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट स्मॉल r, इसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर, है ना। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो अभी इनके बीच का जो स्मॉल g है, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो F क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोग को पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। अब यहाँ पे इस बॉडी में सपोज मान लो मार्कर है जो नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है नीचे जाते टाइम, वो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे m इंटू जी होगा, a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, वेयर m इज द मास ऑफ मार्कर, है ना। तो यहाँ पे F के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू जी इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब ये m और m कैंसिल हो गया, क्योंकि ये m भी मास ऑफ मार्कर है, ये भी मास ऑफ मार्कर है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो अब देखो कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ, और कैपिटल R है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये मिल गया हम लोग को फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस फॉर्मूले से हम लोग को क्या समझ में आता है, यहाँ पे जो कैपिटल G है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो भाई कैपिटल G जो है, जो स्मॉल g का वैल्यू हमारा जो स्मॉल g है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M से, है ना। और स्मॉल g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जब भी मास ऑफ द अर्थ बढ़ेगा, मास ऑफ द अर्थ तो कांस्टेंट है, कम ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर देखो अगर मास ऑफ द अर्थ बढ़ता है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो g की वैल्यू स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अगर रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, है ना। तो रेडियस की वैल्यू कम होगी तो स्मॉल g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और मास की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ये समझ में आया।
ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग समझ सकते हैं आसानी से, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, है ना। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू में जो वेरिएशंस होगा अलग अलग कंडीशंस में। 3 पॉइंट दिए हम लोग को वहां पे। सबसे पहला पॉइंट दिया हम लोग को चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वैल्यू ऑफ जी, जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग सरफेस पे, अर्थ के अलग अलग सरफेस पे सेम रहेगी या चेंज होगी, है ना। सो अब अर्थ का जो सरफेस है, सब में पहले ये तो समझ लो कि अर्थ कैसा है हमारा, स्फेरिकल शेप है। एग्जैक्टली स्फेरिकल है क्या? नहीं है। अर्थ हमारा क्या करता है, कंटिन्यूअसली रोटेट होता है खुद के अराउंड, है ना, खुद के सराउंडिंग में रोटेट होता है। खुद के अराउंड रोटेट होते होते वो सन के अराउंड रोटेट होता है ना। तो खुद के सराउंडिंग में जब वो रोटेट होते रहता है, ऐसे कंटिन्यूअसली वो रोटेट होता है, तो कंटिन्यूअसली जब वो रोटेट होते रहता है तो ड्यू टू रोटेशन, कंटिन्यूअस रोटेशन, अर्थ क्या हो गया है, अर्थ इज बल्जेस एट दी इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट दी पोल, मतलब ऊपर कैसा है, थोड़ा सा ऐसा फ्लैट हो गया है। तो ऊपर और नीचे जहां पे पोल्स के, जहां जहां पे पोल्स है वहां पे कैसा है, फ्लैट हो गया है ना। यहाँ पे पोल्स पे क्या हो गया है, वो फ्लैट हो गया है। पोल्स पे क्या हो गया, फ्लैट हो गया, और बल्ज हो गया, मतलब थोड़ा सा मोटा हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फैल गया है, किधर, कहां पे, इधर, यहाँ पे इक्वेटर्स पे ना। तो इक्वेटर्स पे क्या हो गया, वो थोड़ा सा फैल गया है ना। और पोल्स पे क्या हो गया, वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया। पोल्स पे क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लैट हो गया है ना। तो जहां पे पोल्स है, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे जो पोल के ऊपर है, तो यहाँ पे पोल से जो अर्थ का रेडियस है, जो अर्थ के रेडियस का जो वैल्यू है, अर्थ के सेंटर से पोल पे जो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये कैसा रहेगा, यहाँ पे आर की वैल्यू कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी। अर्थ के रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पे है तो वहां पे रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। रेडियस की वैल्यू कम हो गई, रेडियस की वैल्यू कम हो गई, तो वहां पे जी की वैल्यू कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और वही सेम अर्थ के सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है, जहां पे अर्थ क्या हो गया, बल्ज हो गया है, थोड़ा सा फैल गया है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अब देखो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या फिर यहाँ पे जो रेडियस हम लोग मेजर करेंगे अर्थ का, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो रहेगी अर्थ की, वो कैसी रहेगी, थोड़ा ज्यादा रहेगी। अब देखो अर्थ के रेडियस की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी तो जी की वैल्यू वहां पे क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर्स पे रेडियस कैसी है, ज्यादा है, तो जी की वैल्यू वहां पे कम रहेगी ना। और पोल्स पे रेडियस कैसा है, कम है, तो पोल्स पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे जी की वैल्यू कैसी रहेगी, वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि रेडियस कम है। क्योंकि रेडियस ऑफ जी कैसा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर रेडियस, अर्थ का रेडियस कम होता है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और अर्थ का रेडियस बढ़ता है तो जी की वैल्यू कम होगी, है ना। तो समझ में आया। तो डिफरेंट सरफेस, अगर अर्थ के डिफरेंट सरफेसेस पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे तो हर एक जगह पे जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट पे अलग अलग हम लोग को नजर आएगी, है ना। क्योंकि अर्थ का सरफेस कांस्टेंट है क्या, यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है। और is flattened at the poles and bulges at the equator. इक्वेटर पे बल्ज है, तो यहाँ पे इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा रहेगा और पोल्स पे रेडियस कम रहेगा। इसके लिए जी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी एट दी पोल्स, विच इज अबाउट इक्वल्स टू 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू मिनिमम रहेगी, विच इज नियर अबाउट 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन द डिफरेंट सरफेस ऑफ द अर्थ, अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। ओके, समझ में आया ये पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द हाइट, है ना। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, अगर हम लोग हाई हाइट पे जाएंगे, अगर हम लोग हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम होगी कि बढ़ेगी। देखो अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं, अर्थ का सरफेस यहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ से हाइट पे जाते हैं तो रेडियस जो आर है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है, यहाँ पे स्मॉल आर की जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर विल बी इंक्रीज, है ना। तो आर बढ़ेगा। अब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हाइट पे, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम कम होते जाएगी। अब हाइट मतलब कितना हाइट, अगर हम लोग मान लो माउंट एवरेस्ट पे भी चले गए, सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट पे भी चले गए, तो उसका हाइट कितना है, नियर अबाउट 8.8 किलोमीटर है ना। और अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, है ना। तो 8.8 इसमें ऐड भी कर दिया हम लोगों ने, तो कितना हो जाएगा 6400
8.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इससे कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ा क्या? नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया ना। अगर कोई एक प्लेन है, मान लो एक प्लेन है जो क्या है 10 किलोमीटर पे फ्लाई कर रहा है ऊपर, है ना, अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर के ऊपर वो फ्लाई कर रहा है, तो उसके अंदर कोई एक आदमी बैठा है ना, या फिर वहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी? तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6400 रेडियस है, इसमें प्लस 10 कर दो तो क्या हो जाएगा? 6410 किलोमीटर, है ना। ज्यादा डिफरेंस आया क्या? नहीं आया, है ना। लेकिन अगर मान लो कोई सैटेलाइट है, कोई वेदर सैटेलाइट है, तो वेदर सैटेलाइट जनरली नियर अबाउट 400 किलोमीटर के रेंज पे होते हैं अर्थ सरफेस से। 400 मतलब यहाँ पे जो रेडियस का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो 6400 किलोमीटर होता है रेडियस हमारे अर्थ का, लेकिन इसमें प्लस 400 करेंगे तो 6800 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जी के वैल्यू में फर्क पड़ेगा। और कोई हमारा टिपिकल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह रहेंगे, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का रेंज बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस पे होते हैं नियर अबाउट 35,700 किलोमीटर डिस्टेंस पे होते हैं अर्थ के सरफेस से। तो ये 6400 प्लस 35,700 किलोमीटर उनको ऐड कर देंगे तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जी की वैल्यू नियर अबाउट 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ओके, तो चार्ट आपको दिख रहा है जहां पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विद द ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस और एट अ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस दिया हुआ है ना। तो देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी ऑब्जेक्ट्स की, तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम कम होती जाएगी, बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द आर, रेडियस और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, समझ में आया? तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम कम होते जाएगी। ओके, अब देखो, अब लास्ट और सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग को देखना है, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द डेप्थ। विद द डेप्थ मतलब क्या? देखो, अब अगर मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस का ये सेंटर है आपका। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया? अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चालू किया, डिगिंग स्टार्ट किया, यहां से हम लोगों ने खोदते खोदते और यहां पे पहुंचे। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो गया? कम हो गया है, और इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो गया? कम हो चुका है। आर की वैल्यू क्या हो गई है? यहाँ पे कम हो गई। देखो इतनी रेडियस बची अभी, तो पूरा रेडियस इतना होता है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब आर की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो जी की वैल्यू बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आर की वैल्यू कम हो गई तो जी की वैल्यू बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो इतना जो आउटर जो मास है, ये जो आउटर मास है अर्थ का, है ना, ये जो हैचिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये जो आउटर मास है अर्थ का, ये मास हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो ये जो मास है जो कंट्रीब्यूट करने वाला है टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो एक्सटर्नल मास है ये अब यहाँ पे कंसीडर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। तो अर्थ का हम लोग इतना सही मास कंसीडर करेंगे, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला मास कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इतना मास क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया अर्थ का, तो इतना मास कम हो गया, मतलब देखो कैपिटल है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू कम हो गई। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कम हो गई तो जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। देखो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही है। अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो गई? कम हो गई। तो रेडियस कम हुई तो जी की वैल्यू बढ़ना चाहिए, है ना। और सेम टाइम हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी क्या हो गई? कम हो गई। तो कैपिटल एम की वैल्यू कम हुई तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन में देखेंगे तो आर की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है ना, लेकिन मास ऑफ द अर्थ बहुत सारा कम हो चुका है ना। तो मास ऑफ द अर्थ क्या हुआ? बहुत सारा मास ऑफ द अर्थ कम हो गया है ना, बट रेडियस बहुत कम अमाउंट में कम हुई है, लेकिन मास ऑफ द अर्थ बहुत सारा कम हो चुका है ना। तो इसीलिए जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास रिडक्शन इन मास ऑफ द अर्थ एंड रिडक्शन इन रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ जी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि मास ज्यादा अमाउंट में कम होता है एज कंपेयर टू रेडियस, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ क्या होगा? by the combined effect of reduction in mass of the object and reduction in radius of the earth, the value of g goes on decreasing, कम होगी। value of g क्या होगी? कम होती जाएगी, है ना। अब देखो कम होती जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे जाते जाते हम लोग कहाँ पहुंच गए? सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच गए, अर्थ के सेंटर में पहुंच गए। तो अर्थ के सेंटर में जो रेडियस है वो भी क्या है? 0 है ना।
और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम लोग कंसीडर करेंगे, मास ऑफ द अर्थ जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बाय द फार्मूला वैल्यू ऑफ g इज आल्सो 0, m भी 0 r भी 0, मतलब g की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज 0 रहेगी। ओके, समझ में आया यहां तक? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इज द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, द मैटर कंटेन इन अ बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो कोई भी बॉडी के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैटर कंटेन होता है उसी को उसका हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, है ना। और जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है अपनी तरफ, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका वेट बोलते हैं। वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे क्या कर रहा है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ की सेंटर की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके सरफेस पे उनको खींच रहा है, उसी फोर्स को, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, है ना। तो मास क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी, और वेट क्या होता है, द फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब देखो मास हम लोग डिनोट करते हैं लेटर m से, है ना, और वेट हम लोग डिनोट करते हैं लेटर w से, है ना। अब मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, और वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब देखो मास क्या है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और वेट क्या है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसके लिए स्केलर क्वांटिटी है ना। अब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, आप किधर भी जाओ, पूरे यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट पे जाओ, मून पे जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, या किधर भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहां पे भी जाओ, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं। लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट, क्योंकि वेट क्या है, वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग होता है। अगर आप मून पे चले जाओगे तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले 1/6 है, मतलब यहाँ पे अगर आपका वेट 60 न्यूटन है तो मून के ऊपर आपका वेट क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग होता है, इसके लिए अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग रहेगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसलिए अलग अलग प्लैनेट पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, बट मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सपोज मान लो मैटर कंटेन इन माय बॉडी इज व्हाट, जितने भी बोन्स है, जो भी हमारे टिश्यूज है, सेल्स है, जितने भी सारे हैं मेरे बॉडी के अंदर कंटेंट है, वो मेरा मास है ना। अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मेरा एक हाथ कम हो जाएगा क्या, या एक बोन कम हो जाएगा, कोई मैटर कम होगा क्या, नहीं होगा, है ना। लेकिन मेरा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, है ना। लेकिन मैटर कंटेन इन अ बॉडी सेम रहेगा। इसलिए मास हर एक प्लैनेट पे, किसी भी प्लैनेट पे आप चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, मास कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, बट वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इसलिए वो चेंज होता है। वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट दी फोर्स, वेट इज नथिंग बट क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m into g, f is equals to m into a है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, a will be replaced by g, तो w is equals to, देखो w is equals to क्या हो जाएगा, m into g, where m is the mass and g is acceleration due to gravity होता है। ओके, समझ में आया ये? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस की तरफ गिर रहा है या अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है, विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, सो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं ना। Means any object is falling on the earth under the influence of gravitational force only, then it is said to be a falling freely, है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है या अर्थ की तरफ आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रीली फॉल हो रहा है। ओके,
समझ में आया क्या होता है फ्री फॉल? अब फ्री फॉल के केस में जो हमारे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे चेंज होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या हम लोग देते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है u स्क्वायर प्लस 2as और दूसरा कहते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, है ना। सो फ्री फॉल में ये सारे इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? सब में पहले तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फ्री फॉल का कंडीशन क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले इक्वेशन में देखो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू u जीरो हो गया तो u को लिखना ही नहीं है, तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस at, a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, है ना। क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो और a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है, तो जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली रहेगा, मतलब a विल बी रिप्लेस्ड बाय g। सो u जीरो हो गया और a रिप्लेस्ड बाय g हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gt, ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा वाला देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u जीरो है तो इसको छोड़ दो, 2as, a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, तो क्या हो जाएगा? 2g। s क्या होता है? s इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तभी वो फ्री फॉल में रहेगा ना। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो फ्री फॉल नहीं रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सो वर्टिकली एक हाइट से नीचे गिर रहा है या एक हाइट पे जा रहा है, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो हाइट पे जाएगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आएगा तो एक हाइट से नीचे गिरेगा, है ना। तो फ्री फॉल मतलब एक हाइट से नीचे गिर रहा है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? हाइट रहेगा, है ना। सो हम लोग s की जगह पे h लिख सकते हैं, तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय h, तो 2gh आ जाएगा ना। और थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है हमारा? s इज इक्वल टू ut, s को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? s विल बी रिप्लेस्ड बाय h, हाइट, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? हाइट है। और u जीरो है तो ut जीरो हो गया, तो क्या बचेगा फिर? हाफ ऑफ a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, gt स्क्वायर बाय t इज द टाइम। सो फ्री फॉल के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे? ये वाले तीन इक्वेशन बन जाएंगे। समझ में आया यहां तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इन 9th स्टैंडर्ड हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, है ना। तो मतलब कोई भी बॉडी में उसकी स्पेसिफिक स्टेट या पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था mgh, है ना। सो m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या था? उसका हाइट था, है ना। तो जिससे हम लोग को पता चलता था कि ऑब्जेक्ट जितने हाइट पे जाता है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, जितना ज्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक हाइट तक के लिए ठीक था, है ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम लोगों ने देखा कि भाई जैसे जैसे हाइट ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाती है, तो अगर बहुत ज्यादा हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जितना हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है ना। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कम कम होती जाएगी जब हाइट क्या होगी? बढ़ते जाएगी ना। तो हम लोगों ने देखा था, अभी देखो जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है जो 35,700 किलोमीटर तक की हाइट पे होता है अर्थ के सरफेस से, तो वहां पे वैल्यू ऑफ जी कितना था? वहां पे वैल्यू ऑफ जी 0.225 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। सो अब वो उससे भी ज्यादा हाइट होगी और हाइट बढ़ते जाएगी तो क्या होगा? जी का वैल्यू बहुत कम होते जाएगा और एक स्पेसिफिक हाइट्स पे हम लोग को जी का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो वहां पे बहुत ज्यादा हाइट पे जी का वैल्यू जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जाता है? ज्यादा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइट हाइट पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाता है ना। सो अब एक फाइनाइट हाइट पे, मतलब एक कम हाइट पे अगर हम लोग आते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होता है हम लोग माइनस साइन से नोट करते हैं, माइनस जी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर प्लस एच, है ना। वेर कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। और स्मॉल एम क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का मास। और h क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना। सो इनफाइनाइट हाइट पे, बहुत ज्यादा हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो है ना। अब उससे हम लोग कम कम हाइट की तरफ आएंगे, मतलब जीरो से, पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम की तरफ आएंगे तो क्या होगा? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, मतलब जीरो से हम लोग कम की तरफ आ रहे हैं ना। जीरो हाइट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जीरो से भी हम लोग नीचे नीचे हाइट कम कम करते जाएंगे,
तो जीरो से भी पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को मिलती जाएगी, अर्थ के सरफेस की तरफ आते जाएंगे, तो है ना। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। माइनस साइन सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हाइट पे जीरो है, उससे कम हाइट पे आते जाएंगे, अर्थ की सरफेस की तरफ आते जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है माइनस साइन से। ओके, माइनस साइन को देख के घबराना नहीं है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है इसको समझते हैं। तो समय पहले देखो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि भाई एक बॉल है या एक स्टोन है जिसको हम लोगों ने क्या किया, ऊपर फेंका, अर्थ की तरफ फेंका, है ना। तब अर्थ की तरफ हम लोग कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे ऐसे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग ने इसको फेंका तो एक पर्टिकुलर हाइट को अटेन करेगा, है ना। फिर बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल का अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसके लिए उसकी वेलोसिटी कम होगी। एक हाइट पे जाके वो उसको पूरी तरह से रुक जाएगा, फिर अर्थ की तरफ आएगा, राइट। अगर हम लोगों ने उसको और ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंका तो वो और ज्यादा हाइट पे जाएगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी हाइट जो अटेन करने वाला है वो भी बढ़ेगी, है ना। बट एक हाइट पे जाके वापस रुक जाएगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, है ना। उसको जो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो अगर बढ़ाते जाएंगे तो जो वो हाइट अटेन करेगा वो हाइट भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी ना। तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बढ़ाते गए तो एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी पे क्या होगा, वो इतने हाइट को अटेन कर लेगा, इतना ज्यादा दूर तक चले जाएगा कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसको ओवरकम करके वो बाहर निकल जाएगा, फिर वो वापस अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा, है ना। तो ये जो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जिससे हम लोग जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे अर्थ स्काई की तरफ, तो तब वो क्या करेगा, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की सरफेस की तरफ खींच रहा है, उसको ओवरकम करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा और फिर वो वापस अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा, है ना। सो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। समझ में आया एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं स्काई की तरफ, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी तरफ नीचे खींच रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करता है, वापस नीचे ही आता है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते गए तो क्या होगा, जो हाइट वो अटेन करते जाएगा ऑब्जेक्ट वो मैक्सिमम होते जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा, है ना। फिर हम लोग को एक स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। अगर उस इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग फेंकेंगे तो क्या होगा कि भाई जो हाइट अटेन होते जा रही है बहुत ज्यादा हाइट तक जाएगा ना, और इतनी ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएगा कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है अर्थ की सरफेस की तरफ, वो क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, या फिर सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर वो अर्थ के सरफेस की तरफ वापस नहीं आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा, है ना। सो वो जो मिनिमम वेलोसिटी रहेगी जिससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा, उस मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा सारा चैप्टर, सारे पॉइंट्स हमारे चैप्टर के खत्म होते हैं और ग्रेविटेशनल चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोग यहाँ पे सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स को भी, आंसर्ड न्यूमेरिकल्स को वहां पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आज आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हुए हैं, सारा जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।